Hello students, I am Sanjay Paliwal here. Today we will start a new chapter, chapter number 12, friction or frictional force. In previous chapter, force and pressure, we will discuss about friction. इस चैप्टर में हम जानेंगे फ्रिक्शन क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें इससे क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? दैट फोर्स विच अपोज द मोशन, वो फोर्स जो मोशन का अपोज करे, दैट इज नोन एज ए फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहे कोई ड्राइवर बस चलाता हो, कार चलाता हो या आप साइकिल चला रहे हो, जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो आप अपनी व्हीकल को स्लो करते हो और रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक का। तो ब्रेक एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वो आपका व्हीकल रुक जाता है। वो एक्सटर्नल फोर्स जो यूज में होती है, दैट इज नोन एज ए फ्रिक्शनल फोर्स। विदाउट फ्रिक्शन हम रोड पे चल ही नहीं सकते, हम किसी चीज को उठा नहीं सकते, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है और फ्रिक्शन के अपने नुकसान भी हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है व्हाट इज फ्रिक्शन। अगर हम किसी बॉल को फेंकें तो कुछ दूर जाकर के रुक जाती है। वो रुकती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स काम करती है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो उसे रोकता है। ए फोर्स विच अपोज द मोशन, दैट इज नो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ए फ्रिक्शनल फोर्स, और जस्ट वी कैन से दैट इज ए फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन लेस हो जाए, कम हो जाए, तो हम गिर सकते हैं। एक आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें देखिए, ए बॉय फॉल्स डाउन व्हेन स्टेप्स ऑन ए बनाना पील। जब हमारा पैर केले की छिलके ऊपर पड़ता है तो हम एकदम अचानक गिर जाते हैं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन काफी कम हो जाती है। ज्यादा स्मूथ सरफेस हो, घर में फर्श के ऊपर सोपी वाटर गिरा हुआ हो, तो वहां फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस पर फिसलते हैं। एक एक्टिविटी देखिए, अगर हम किसी बुक को हल्का सा धक्का दें या पुश करें तो वो थोड़ा आगे जाएगी और आगे जाने के बाद रुक जाएगी। रुकेगी क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रही है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शन वर्क कर, अगर हम लेफ्ट साइड से पुश करेंगे तो राइट साइड से फ्रिक्शन वर्क करेगा। अगर हम राइट साइड से इसे पुश करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगी, जिसकी वजह से वो रुक जाएगी। तो एक बात क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट वर्क करती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज रुक जाती है, ब्रेक लग जाता है उसके ऊपर और कुछ समय में जाके रुक जाती है। अगर हम जैसे बॉल को फेंकते हैं, थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, कोई भी चीज फेंकते हैं तो रुक जाती है, तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड किस किस पे करता है, अब हम इसको स्टडी करेंगे। अभी आपने इस एक्टिविटी में देखा था कि लेफ्ट साइड से अगर हम फोर्स लगाएंगे, यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट, तो फ्रिक्शन राइट साइड से एक्ट करेगी। इफ यू अप्लाई फोर्स अलोंग द राइट, अगर आप राइट साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट, तो वो उसके लेफ्ट वर्क करेगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स वो है जो हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करे, उसका विरोध करे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक सामने एक एक्टिविटी दिखा रखी है, एक ब्रिक है, ब्रिक को एक स्प्रिंग से बांध रखा है और उसे स्प्रिंग बैलेंस से खींच रहे हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस आपके सामने राइट साइड के अंदर स्प्रिंग बैलेंस दिखा रखा है, ये आपने अक्सर देखा होगा, घर पे जो एलपीजी सिलेंडर वाले आते हैं वो इसी से उसका वजन देखते हैं। तो अगर हम इसे इस ढंग से खींचेंगे इस डायरेक्शन में,
तो एक बार इसकी रीडिंग ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी रीडिंग आ रही है 2 kg। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पॉलीथीन रैप कर देंगे और फिर दोबारा से इसे खींचेंगे। आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से खींचता है और अब ये 1.5 kg लोड के अंदर ये खींच रहा है। तो इससे पता लगता है कि इसका जो सरफेस है, अब जब हमने इसको पॉलीथीन से रैप कर दिया है तो यहाँ पर उसका सरफेस जो है वो स्मूथ हो गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर फोर्स कम यूज हो रहा है। तो इट मीन्स एक बात क्लियर हो गई कि measure of the force of friction between the surface and the brick and floor। तो जो फ्रिक्शन है वो सरफेस, ब्रिक का सरफेस और फ्लोर के सरफेस, इस पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फोर्स कम यूज होगी, अगर सरफेस रफ होगा तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ एक और एक्टिविटी देखते हैं। आपने ये देखा है कि दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक बुक के साइड में एक बुक को रैंप साइड में रखा है, थोड़ा टिल्टेड वे में रखा है और उसके ऊपर से एक सेल को गिरा रहा है और वो इस टेबल के ऊपर काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि टेबल के ऊपर एक टॉवल बिछा दिया और फिर दोबारा से उसी जगह से उतनी ऊंचाई से सेल को ड्रॉप किया और उसने अब की बार डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो टेबल का सरफेस है वो स्मूथ है, जबकि नीचे वाले में टॉवल डालने से वो सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर पाया। तो इस जितना रफ सरफेस होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी और जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फोर्स कम लगेगी। तो एक बात क्लियर हो गई। तो इसमें एक फैक्टर तो है सरफेस का, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगी और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। नाउ इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड बाय इज द मिनिमम। तो अब क्लियर हो गया कि मिनिमम कब डिस्टेंस कवर होगा, जब सरफेस रफ होगा। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। अब इसका रीजन क्या था? इसका मेन रीजन था उसका सरफेस। अब आते हैं हम, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस। जब फ्रिक्शन होती है उसका मेन कारण होता है कि जो दो सरफेस है, दो सरफेस कौन से, एक ऑब्जेक्ट और एक वो ऑब्जेक्ट जिस पे रोल कर रहा है। यानी अगर हमने एक बुक को टेबल पे रखे तो एक तो बुक हो गई और दूसरी टेबल हो गई, ये दो सरफेस की बात हो रही है। अगर उसके सरफेस में इरेगुलरिटीज हैं तो वहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ही होगा, हर जगह थोड़ा बहुत फ्रिक्शन जरूर होता है। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। चाहे किसी का सरफेस चाहे कितना ही स्मूथ क्यों ना लगे, लेकिन फिर भी उसमें माइन्यूट इरेगुलरिटीज तो होती हैं। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं ग्लास का सरफेस सबसे ज़्यादा स्मूथ लगता है, लेकिन थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज उसमें भी होती हैं। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। ये इरेगुलरिटीज दो सरफेस को लॉक करके रखती हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, हम किसी भी सरफेस को ऑब्जेक्ट को मूव करें, वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। तो हमारे को उसे मोशन में लाने के लिए उसे इंटरलॉक को ओवरकम करना पड़ेगा। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर ए लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। तो जो रफ सरफेस होते हैं उनके अंदर इरेगुलरिटीज ज़्यादा होती हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस इन्वॉल्व है तो उसके अंदर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। अब एक एक्टिविटी और देखते हैं। एक टेबल के ऊपर एक बुक को रखा हुआ है और इसका एक स्लाइड दिखा रखी है, थोड़ी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ऊपर ब्लू कलर में जो दिखाई दे रही है दैट इज ए बुक और नीचे दिखा रही है दैट इज ए टेबल, राइट। दोनों के सरफेस में जो जिग जैग दिखाई दे रहा है दैट इज इरेगुलरिटीज। ये इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। वी सी दैट द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस। फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो
इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज की वजह से होता है कि दोनों सरफेस इतने क्लोज आ जाते हैं, वो इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है. इफ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर, अगर दो सरफेस को हार्डर प्रेस किया जाए, ज्यादा दबाव लगाकर, ज्यादा प्रेशर लगाकर उसे प्रेस किया जाए, यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन ए पर्सन सिटिंग ऑन इट. एक एग्जांपल यह है कि अगर हम किसी मैट को पे कोई आदमी नहीं बैठा, अगर उसे ड्रैग करें, ड्रैग के माने खींचें, उसे खींचे तो वो आसानी से खींच जाती है. अगर उसके ऊपर कोई पर्सन बैठा हुआ है उस मैट के ऊपर, तब आप खींचें तो उसमें काफी आपको फोर्स लगाना पड़ता है. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर जब वजन पड़ गया, जब उसको प्रेशर पड़ा, तो वो जो इंटरलॉकिंग है वो काफी जो इरेगुलरिटी है वो इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. आपके सामने एक लड़का एक बॉक्स को ड्रैग कर रहा है, इसका वजन ज्यादा है, इसे मूव कर रहा है, उसका वजन ज्यादा है, तो इसके अंदर फोर्स ज्यादा लगेगी. अगर हम इसके नीचे व्हील्स लगा दें तो इसे आसानी से ड्रैग किया जा सकता है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये लड़का दिखा रखा है, जैसे अगर आपने किसी बॉक्स को कभी धक्का लगाया हो तो आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा. इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ. अब उस एक्सपीरियंस को घर पे आसानी से करके देख सकते हो. किसी बॉक्स को धक्का लगा के देख सकते हो. किसी हल्की चीज पे धक्का लगाओगे वो आसानी से चलेगी, क्योंकि उसके अंदर इंटरलॉक, उसके अंदर स्पेस कम होता है दो सरफेस के बीच में, तो वहाँ इंटरलॉकिंग नहीं होती, तो आसानी से उसको आप मूव कर सकते हो. अगर उसमें वजन ज्यादा है तो उनके बीच में स्पेस कम होगा, जिससे उसकी इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. व्हाट इज इजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और मूव व्हेन इट ऑलरेडी इन मोशन? तो किस केस में आपको ज्यादा, कौन सा आपके लिए आसानी, कौन सी चीज, कौन सी उसमें आपको ज्यादा आसानी रहेगी? एक बॉक्स जो रिजिड है, जो एक जगह पे खड़ा हुआ है, या एक ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत मोशन में है उसे धक्का देने में? ओब्वियसली कोई चीज अगर चल रही है, मोशन में है, तो उसकी इंटरलॉकिंग खत्म हो चुकी है और उस पर हमें कम फोर्स के अंदर हम उसे मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर एक चीज स्टेबल है, रिजिड है, तो उस पर आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इरेगुलरिटीज इंटरलॉक है. द फोर्स required to overcome the friction at an instant an object starts moving from rest, it is measured as static friction. The force required to overcome friction, उस फ्रिक्शन को हटाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, एट एन इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कि रेस्ट पोजीशन से उसे मूविंग करते समय, दैट इज ए मेजर टू ए स्टैटिक फ्रिक्शन. उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा, कोई बॉक्स रखा हुआ है, फोर्स लगाते हैं तो ये मूव करना शुरू करता है. ठीक है, अब ये जो है दैट इज नोन एज ए स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कोई रेस्ट के अंदर है, यानी उसकी स्पीड 0 है, तो आप उसको स्पीड में ला रहे हैं. तो कोई चीज एक रखी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसमें जो उसमें फ्रिक्शन होता है, दैट इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed in, again I repeat, on the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed of the sliding friction. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में, मूविंग पोजीशन में है, सेम स्पीड पे चल रहा है, उसे हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. उसे मूव उसी स्पीड में रखने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब बॉक्स स्लाइड कर रहा है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक. स्लाइडिंग पोजीशन पे है, स्लाइड कर रहा है, तो उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं सरफेस के, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक दूसरे को लॉक कर सकें. द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर सो दैट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन
स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे कोई चीज फर्श के ऊपर एक बॉक्स रखा है, उसके अंदर कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन है, और अगर कोई रैंप के ऊपर कोई चीज रखी है तो उसके अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, एंड यू फाइंड इट समवट easier to move the box already in motion and then it get started. अगर you find it somewhat easier to move, आपके लिए कौन सी चीज मूव करना आसान होगा, वो बॉक्स जो मोशन में है या वो बॉक्स जिसे आपको मोशन में लाना है। तो ऑब्वियसली आपको जो बॉक्स ऑलरेडी मोशन में है उसके अंदर आपको वो इजियर रहेगा धक्का देना उसके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यहीं तक पढ़ाऊंगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल इसके बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू।